लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी
एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से, सब राज्यों में, टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है।
और हम यहीं नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर, रतलाम और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। यानी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए यहां बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवर इंटरलिंकिंग का मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, यहां की इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब
10 लाख हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में वाटर मैनेजमेंट को भी नई ताकत मिलेगी। ऐसी सुविधाओं से फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया है। बजट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। साथियों, बजट में लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकें। एक समय था जब एमएसएमईज के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था। इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। आज हम प्रायोरिटी के आधार पर एमएसएमई लेड लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया है। एमएसएमईज को क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। एक्सेस टू क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है। वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जा गया है। साथियों, बीते एक दशक से नेशनल लेवल पर हम एक के बाद एक बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं। अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी रिफॉर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है। मैं आपके बीच स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा जरूर करना चाहता हूं, जिसके विषय में बजट में बात हुई है। हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है।
डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। साथियों, बजट में ही हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई किया है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई इनपुट्स पर रेट्स कम किए हैं। कस्टम केसेस की असेसमेंट के लिए भी एक टाइम लिमिट तय की जा रही है। इसके अलावा नए सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का दौर भी जारी है। इस वर्ष हमने न्यूक्लियर एनर्जी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग, लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक नए एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किए गए हैं। ये सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क, इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। साथियों, भारत ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के अलावा नए एवेन्यूज भी खोज रहा है। एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल और जियो टेक्सटाइल, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है। इसे बजट में भी हमने प्रोत्साहन दिया है। आप सभी सरकार की पीएम मित्र स्कीम से भी परिचित है। देश में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को नई बुलंदी देने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषित पीएलआई स्कीम का भी जरूर फायदा उठाएं। साथियों, टेक्सटाइल की तरह ही भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी नए आयाम जोड़ रहा है। कभी एमपी टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में
नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।